सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में। सखी सहेली सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल? भाई बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं। वो तो दिख रहे हैं। वैसे एक सवाल आपसे। अरे ऐसे क्यों भाई, कार्यक्रम शुरू हुआ है और सवालों से शुरू। सवाल से शुरू करें तो कुछ अजब गजब सी बातें, कुछ खूबसूरत बातों के पुलिंदे भी निकल पड़ते हैं। हाँ हाँ। एक सवाल ये था कि आज मैं कैसी लग रही हूँ? मतलब एक सखी दूसरी सखी से ये जानना चाहती है कि वो कैसी लग रही है। मुझे तो लगा था कोई गणित का सवाल तो नहीं करने वाली हो। डर गई आप? हाँ, कहीं प्रेम और मोहब्बत के सवाल कर बैठो या कोई पहेली बूझने को कह दो जो कि मुझे नहीं आती है। कहावत पूछ ले, कोई कहावत पूछ लो, कुछ भी पूछ सकती हो भाई, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट हो तुम। अच्छा, ये आपने तारीफ कर दी। अगर मैं अपने ही मुंह से तारीफ करती तो आप कहती कि भाई आप तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए। तो देखिए, अब आपने वैसे ना अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली ही बात की है। आज आपको पता है कि आप खूबसूरत लग रही हैं, तो आपने कहा मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। तो सोनाली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी। क्या? बुरा मत मानना। क्या? देखो, कई बार मैं तुम्हें सोशल मीडिया में देखती हूँ या कई बार तुम्हारे प्रोग्राम्स में बाहर जब मैं आती हूँ या तुम कभी मुझे बाहर मिलती हो तो बहुत ही खूबसूरती से साड़ी पहनकर आती हो, तरह तरह की साड़ियाँ। पता नहीं तुमने कितनी साड़ियाँ खरीद रखी हैं और कितनी तुम्हारी अलमारी की शोभा बढ़ा रही है, वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि महिलाओं को ये थोड़ा होती है आदत खूब सारी साड़ियाँ खरीद लेने की, लेकिन पहनना नहीं। पर तुम पहनी हुई मुझे मिलती हो। पर मुझे एक बात बताओ, इतनी सुंदर साड़ी कैसे कैरी कर लेती हो, अपने आप को मेंटेन रखती हो, बहुत ही स्मार्ट लगती हो। उस वक्त मुझे थोड़ी सी जलन भी हो जाती है उस समय तुमसे। लेकिन जब तुम ऑफिस आती हो, अब मेरा सवाल ये है कि इतनी रफ टफ आती हो, तो ये क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आता मुझे। इस समझ में आने की बात ये है कि जब हम मुंबई में रहते हैं या महानगर में रहते हैं तब इस परिस्थिति से हमें जूझना पड़ता है। कैसे? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो 2-3 ट्रेन बदल के आती हूँ। सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, घर के सारे काम करके आना पड़ता है, खुद के लिए टिफिन बनाकर आना पड़ता है, शाम के खाने की भी तैयारी करके आना पड़ता है। तो उस वक्त जल्दी जल्दी में साड़ी अगर पहनेंगे तो साड़ी पहनने में थोड़ा वक्त लगता है, फिर साड़ी के ऊपर की मैचिंग की ज्वेलरी पहनना, फिर साड़ी में भाग दौड़ करके चलना, दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ना, वो संभव नहीं है। इसलिए फिर यहाँ पर अपना सलवार सूट पहन लो, जीन्स टॉप पहन लो। पर जब बाहर जाते हैं तब हमारे पास बहुत सारा वक्त होता है। उस वक्त नहीं, हमने साड़ियाँ खरीदी है तो हमें पहनना भी चाहिए और तब हम साड़ियाँ पहनते हैं और बहुत ही खूबसूरत भी लगती हो, नजर ना लगे मेरी। अपनों की नजर नहीं लगती। भी मैं बलाई ले लेती हूँ, तुम्हारी बलैया ले लेती हूँ कि अच्छा भी लगता है जब कोई स्त्री या कोई भी इंसान अपने आप को मेंटेन रखता है और वो खुश रहता है। बात ये नहीं है कि आपने कितने महंगे वस्त्र पहने हैं या आपने कितने महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। बात ये है कि आप अपने आप को खुश और मेंटेन कैसे रखते हैं, बस। और उससे अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है ना। आपका जो व्यक्तित्व है, वो निखरता है। वो सामने जब लोगों के आते तो लगता है अरे इसने अपने आप को कितना मेंटेन रखा है, कितना पॉजिटिव है। तो जब आपकी पॉजिटिविटी दिखती है ना तो वो अट्रैक्ट करती है जी। और अगर मुर्दनी सा चेहरा लेकर हम गहने भी पहन के आ जाएं, कितनी भी महंगी साड़ी पहन लें, कोई मतलब नहीं होता। जब आपके चेहरे में वो रौनक ही नहीं है, आपकी बातों में वो रौनक नहीं है, आपकी आवाज में, मुस्कान में, जो मैं देख रही हूँ तुम्हारी मुस्कान में है, हमेशा हंसती खिलखिलाती हो, तो अच्छा लगता है। तो आज के विषय बता देखो, अब कहेंगे हमारे श्रोता की ये बात ही करते हैं। तो आज कहावतों की दुनिया है, हम नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। हर मंगलवार से कहावतों की दुनिया ने किसी एक कहावत के बारे में बात करेंगे। हमारे श्रोता भी कमेंट लिख कर भेजेंगे। आज की कहावत कौन सी है? अपने मुंह मियां मिट्ठू, जो आप बन रही थी।
और बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना, अपने मुंह में बेटी बोलने की। मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं भी नहीं हूँ। तो आज से ये नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कहावतों पर बात करेंगे। तो हमारे श्रोता भी तैयार रहें। हर मंगलवार एक कहावत आपके लिए रहेगी और उस पर आपको अपने विचार लिखने हैं और बताना है कि भाई इस कहावत से जुड़े आपके जीवन की क्या संस्मरण है ना। और उद्यमी महिला, ये भी हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने सखी विशेष में लिया है किरण मजूमदार को, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इनके विषय में बहुत सारी जानकारी लिखकर भेजी। बहुत महिलाएं बिजनेस कर रही है, बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन है। और इससे पता है क्या होगा सोनाली, इस तरह के खूबसूरत सेगमेंट जो है हमारी जो घरेलू महिलाएं ना उनका भी संबल बढ़ाएंगे। और वो भी हो सकता है छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे खोलने धीरे धीरे वो भी शुरू कर दें कि मैं भी बन सकती हूँ एक बिजनेस वुमेन, है ना। और एक विषय जिसपे हमने अभी भी बातें की, बातें हल्की फुल्की, साड़ियाँ खरीदते हैं पर पहनते नहीं। तो भाई साड़ियाँ खरीदे भी और पहने भी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, आपने पैसा खर्च किया है तो पड़े पड़े खराब ही होनी है, आउट ऑफ फैशन होनी है। फिर आप कहेंगे नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, मेरी सखी क्या कहेगी, आउट ऑफ फैशन साड़ी पहनाई। तो जब आपने जो खरीदी है उसे पहन डाली, तुरंत मजा लीजिए उसका। और एक टॉपिक और है, ऑनलाइन पेमेंट तकलीफदायक या सुकून भरा। हमारे बहुत सारे साथियों ने उस पर कमेंट्स लिखे हैं, पर हम उनके विचार जानना चाहेंगे कि आपको तकलीफदायक लगता है या आपको सुकून भरा लगता है। यानी उन्होंने ना ऑनलाइन खरीदारी पर लिख दिया हाँ, है। कुछ लोगों ने लिखा है खरीदारी पर, और बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर भी लिखा है। पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आप साथ क्या आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि नहीं, या आप अभी भी पैसे देते हैं, कैश देते हैं, है ना। तो इस तरह के जो आपकी जिंदगी में कई बार ज्यादा चला गया पेमेंट या कम चला गया, या एंड टाइम पे पता चला मोबाइल ने धोखा दे दिया। तो बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में होती है, उस पर आप अपनी बात लिखें और हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता अपना जो है संस्मरण जरूर लिखेंगे। और आप गाने में जवाब दे दीजिए। गाने में जवाब तो ये देंगे कि जब आपने कहा कैसी लग रही हूँ मैं, तो देखिए आपके लिए मैंने कितना खूबसूरत गाना चुना है। हमारी सखी और सखा भी सुनकर बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में होती है, उस पर आप अपनी बात लिखें और हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता अपना जो है संस्मरण जरूर लिखेंगे। और आप गाने में जवाब दे दीजिए। गाने में जवाब तो ये देंगे कि जब आपने कहा कैसी लग रही हूँ मैं, तो देखिए आपके लिए मैंने कितना खूबसूरत गाना चुना है। हमारी सखी और सखा भी सुनकर बहुत ही कहते हैं ना कि अच्छा महसूस करेंगे। कैसी लग रही हो तुम? थैंक यू सो मच। और आप भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स इतने सुंदर हैं कि वे भी घर बैठे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कह दी तुमने कि हमारे जो श्रोता हैं, श्रोता वर्ग है, वो बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात कहते हैं। उनके खूबसूरत विचार पढ़ने के बाद वो हमें उतने ही खूबसूरत लगते हैं, है ना। तो और साड़ियाँ खरीदने की बात चलती है तो कुछ महिलाएं जो होती हैं वो ऑनलाइन भी साड़ियाँ मंगवाती है, यानी उसका पेमेंट जो होता है ऑनलाइन करती है। और कुछ महिलाएं जो होती है उन्हें डर लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए वे कैश रखती है। तो इस विषय पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन पेमेंट हमारी दैनिक जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन के जरिए चंद सेकंड में भुगतान करना बहुत आसान हो गया है। हाँ सोनाली, निस्संदेह ये सुकून भरा अनुभव है। न नकद पैसे साथ रखने की चिंता रहती है और न छुट्टे पैसों की जो है परेशानी। बस एक क्लिक किया और भुगतान पूरा हो जाता है। ऑनलाइन पेमेंट ने खरीदारी, बिल भुगतान और पैसे के लेन देन को आसान बना दिया है। समय की बचत सबसे जरूरी बात है। कुछ वर्षों पहले की बात कर लीजिए ना मंदाकिनी जी, हम पैसे निकालने या जमा करवाने बैंक में जाते थे तो कितनी देर तक लाइन में खड़े खड़े पूरा दिन निकल जाता था। कई बार इतनी भीड़ बैंक में हुआ करती थी। सही कह रहे हो। और बैंक ही क्यों, बिल का भुगतान हो या फिर किसी को पैसे देना हो, तो हमारा कितना सारा वक्त इन कामों में निकल जाता था। और अब ऑनलाइन पेमेंट के कारण बहुत सारे समय की बचत होने लग गई। बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी को कैश देते हैं तब नोट गिनने में भी गड़बड़ी हो सकती है, पता चले कि मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे दे दिए। और इस चक्कर में गलतफहमी के कारण क्या होता है, रिश्तों में दरार आ जाती है। और ऑनलाइन पेमेंट में इस मुश्किल से हम बच भी सकते हैं। और 3-4 साल पहले की बात है जब कोरोना महामारी के बाद लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ज्यादा अपनाया, क्योंकि तब हमें नोट से भी डर लगता था ना, किसी के हाथ से टच की हुई नोट अगर हम रख लेंगे तो शायद हमें भी हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हालांकि ये पॉजिटिविटी है ऑनलाइन पेमेंट की, जहाँ हमें तुमने कहा कि समय की बचत होती है और बहुत कम समय में हम सही भुगतान कर दें। और पैसों को चिल्लर है या उन सबको पैसों को गिनकर पर्स में रखना नहीं पड़ता। अरे कम तो नहीं पड़ जाएंगे, पर्स चोरी होने का भी डर होता है, वो तो सबसे बड़ी चिंता है ही। तो ये सभी चीजें इसकी एक पॉजिटिविटी है। लेकिन हाँ, हर चीज के दो पहलू होते हैं सोनाली। सिक्के के दो पहलू होते हैं। और एक
तकलीफदायक और भी एक अच्छा भी होता है। तो अभी हमने कहा कि अच्छा क्या है, लेकिन तकलीफ दे क्या है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी एक वक्त अंतराल का आ चुका है। उपस्थित है कार्यक्रम है सखी सहेली और इसके कुछ तकलीफदायक पहलू जैसे कि नेटवर्क की समस्या है, तकनीकी खराबी और साइबर धोखाधड़ी का डर कई बार परेशानी का कारण बन जाता है और तकनीक की जानकारी न रखने वालों के लिए प्रणाली बहुत कठिन हो जाती है। इसके लिए तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। और वैसे ना QR कोड के माध्यम से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, और बहुत सारी दुकानों में ना QR कोड में ना हमारा अमाउंट भी लिखा होता है कि सिर्फ हमने मोबाइल का QR कोड दिखाया तो उसमें जैसे हमने 370 रुपए का 370 लिखे हुए मिलेंगे आपको, तो इसलिए आपको कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं और होता है ना। खासकर जो है ना हमारी जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं उन्हें अपना ये डर निकालना चाहिए, सीखना चाहिए। नई नई तकनीक, एक बार कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम डर जाते हैं कि भाई नहीं मैं तो अभी ऑनलाइन कभी नहीं करूंगी, पर ऐसे नहीं है, हमें हर तकनीक को सीखना चाहिए। बहुत जरूरी हो गया है। जैसे हम कंप्यूटर से डर रहे हैं या अरे कुछ गलत हो गया तो ये गलती करेंगे तभी तो आएगा ना। बार बार गलती आप करें, जैसे साइकिल सीखते हैं ना सोनाली, तो जरूर गिरते हैं एक बार बचपन में, घुटने में दर्द होता है, फूटता है लेकिन जब आपने डर बना लिया तो फिर आप साइकिल भी नहीं चला सकते, ना आप स्कूटी चला सकते हो, ना आप गाड़ी चला सकते हो। डर से निकलना बहुत जरूरी है। तो जब बात चल रही है ऑनलाइन पेमेंट की, तो पूरी तरह ऑनलाइन पेमेंट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैसे बाहर जाते समय अपने पास थोड़ा सा कैश भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मोबाइल का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो जाती है तो कई बार हम पेमेंट नहीं कर पाते। खासकर युवा वर्ग, वो बिल्कुल भी कैश नहीं रखते अपने पास। एक बार मैंने देखा था एक लड़का बस में चढ़ा और उसके पास पैसे ही नहीं थे बिल्कुल। तो फिर वो कंडक्टर के साथ उनकी तू मैं होने लगे। फिर एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी जो कैश है मैं दे देता हूँ कंडक्टर को और तुम मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। इस तरह से वो सज्जन थे, उन्होंने बीच बचाव किया। तो ये सब बात ये अच्छी बात है कि उन्होंने बीच बचाव किया, वरना इस तरह की लड़ाइयाँ ज्यादा बढ़ जाती हैं तो बहुत मुश्किलें भी आती हैं। दोनों हमें संतुलन बनाए रखना है उसमें। युवा वर्ग हो या हम लोग हैं तो घर से निकलते समय थोड़ा अपना पर्स जो है चेक कर ले, ताकि क्या है आपको ये पता रहे कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको दिक्कतों का सामना। कई बार देखिए रिक्शा में हम जाते हैं ना, तो आपके पास चिल्लर नहीं होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि आपके पास चिल्लर होने चाहिए, सिक्के होने चाहिए, रुपए होने चाहिए, ताकि कोई तरह की दिक्कत आपको न हो। और छोटे छोटे पेमेंट, जैसे छोटे भुगतान जब आप करते हैं तो एक बार करें उससे, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे होता है और कैश भी कर सकते हैं। और एकदम छोटे छोटे पेमेंट भी नहीं करना चाहिए, जैसे 5 रुपए 10 रुपए का। फिर जब वो पासबुक में एंट्री करवाते हैं ना तो इतने सारे पन्नों की छपाई करवाना पड़ता है, हमें बहुत टाइम और बहुत सारे पन्ने भी बेकार हो जाते हैं। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट के आने से हमारी जिंदगी की रफ्तार बदल गई है। आज के दौर में सुविधा वरदान और सिरदर्द दोनों का मिश्रण है। ऑनलाइन पेमेंट तब तक सुकून भरा है जब तक हम सतर्क हैं, मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सार्वजनिक वाईफाई से बचकर हम उसके खतरों को कम कर सकते हैं। अंततः तकनीक का सही इस्तेमाल ही इसे तकलीफ से राहत में बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। अगर आप करते हैं इसको इस्तेमाल तो बहुत अच्छी बात है। और किसी श्रोता ने भी इस बारे में कुछ लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट में सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब पैसा गलत हाथों में चला जाता है। इससे बचने के लिए हमेशा 3 बातें हमें याद रखना चाहिए कि OTP किसी को ना दे, चाहे सामने वाला खुद को बैंक का मैनेजर ही क्यों ना बताए। UPI पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। अगर कोई कहे कि पैसे रिसीव के लिए पिन डाले तो समझ जाए कि धोखाधड़ी है। पैसे प्राप्त करने के लिए कभी पिन की जरूरत नहीं होती। अज्ञात लिंक से बचे। SMS या WhatsApp पर आए लुभावने ऑफर वाले लिंक पर क्लिक करके पेमेंट ना करें। बहुत अच्छी बात बताई। और हमारे एक श्रोता थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं, सोनाली लिख रहे हैं कि सखी सहेली विविध भारती मैं सुनता हूँ और मेरा नमस्कार है आप सभी को। और मैं इस वक्त सुनते सुनते अदरक वाली चाय पी रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ आपका सखी सहेली का। हम सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती के मतलब मोबाइल ऐप पर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप कह रहे हो कि भाई मैं ऐसी नहीं हूं। हमने कहा ना कि अपने मुंह मियां मिठू हम तो नहीं बनते, तो बोले ये भी तो अपनी तारीफ हुई। पकड़ लिया उन्होंने। अरे बहुत बारीकी से सुना उन्होंने हमारा कि मैं ऐसी नहीं हूँ, है ना। ये अक्सर हम ऐसा कहते हैं ना, यानी हमको हम या हमारे अपने हमेशा अच्छे लगते हैं, है ना। पर अगर बात तब सही हो जब हम सामने वाले की तारीफ करें। बिल्कुल। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आमतौर पर ऑनलाइन भुगतान सुविधाजनक ही होता है, भारी पर्स भी नहीं रखना पड़ता और चोरी चकारी का डर भी नहीं होता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि नया सेगमेंट शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो
अब जी। तो शुरू हो गया है लगातार, अब ये सिलसिला जारी नए रहेगा। कार्यक्रमों की बौछार आ गई है, देखना जी। सखी सहेली में। हाँ। एक हमारे साथी लिखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट तकलीफदायक या सुकून भरा? भाई जिसके पास जैसा जो समय हो, वैसे आलसियों के लिए कभी समय मिलता ही नहीं। हाँ। वैसे खाता अपना और जाने उसे कोई तीसरा, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है। वैसे मुझे तो ऑनलाइन काम तो न के बराबर ही आता है, उस पर से आर्थिक तो एकदम से ही नहीं। भाई कहा गया है ना मुहावरों की कि अधजल गगरी छलकत जाए, और कौन है यहाँ जो पूरा है। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि कोरोना काल के समय हमें बहुत दिक्कत हुई थी। सब्जी वाले की आदत थी कि नगदी नोट गिनने के पहले जबान से अंगूठा गिरा करके गिनता था, मतलब वो थूक लगाने की आदत होती है ना। तो हम कोरोना के शिकार हो गए थे उस वक्त, और उन्होंने सैनिटाइजर नहीं रखा था और नोट को ले लिया था, तो उन्हें दिक्कत आई थी। और एक श्रोता लिख रहे कि एक बार मेरे बेटे ने 500 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट पेट्रोल पंप पर मेरे एटीएम कार्ड से स्वाइप करके करा दिया। फिर तो कहीं मत घर आकर पासबुक प्रिंट करके देखा तो 500 की जगह 60,000 रुपए 2 खंडों में निकल गए थे। Oh my God। लड़के से बात की तो कहा कि खाते में वापस आ जाएगा, लेकिन उसके वापस आने में 3 माह से भी अधिक समय लग गए। भला मूलधन प्राप्त कर खुशी तो हुई, लेकिन 4 महीने का ब्याज तो गया ना। एक हमारे साथी लिखते हैं कि जब अकाउंट से पैसा कट जाए और दुकानदार को न मिले तो सांस अटक जाती है। ऐसे में घबराए नहीं। डिजिटल बैंकिंग के नियमों के अनुसार अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो पैसा आमतौर से 3 से 7 वर्किंग डेज में वापस आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले, हमेशा ट्रांजैक्शन आईडी यानी यूटीआर नंबर का स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। वहीं एक सखी लिख रही है कि मैं जब ऑनलाइन सामान खरीदती हूँ तो पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी ही करती हूँ। वहाँ अगर पैसा अटक गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे दुकान पर सामने अपने हिसाब से ही सामान लेना चाहिए, बदलने के लिए एक दुकान आपको पता रहती है। ये भी बहुत अच्छी बात लिखी है। और मुझे ऐसा लगता है अब गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल, सुनते हैं। ये गीत मजा आ गया। बहुत ही मस्त। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत ही लुत्फ लिया होगा इस गीत का। वैसे पैसे की जो महत्वता होती है ना, वो उन्हीं को मालूम होती है जो बहुत गरीबी से निकल कर आगे बढ़ते हैं ना। गरीबी से, बिल्कुल सही बात है। जो मेहनत मशक्कत करके पैसा कमा रहे हैं, वो जानते हैं कि आखिर ये पैसा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे खून पसीना एक करके। हाँ। और इसी तरह खून पसीना एक करके कुछ महिलाएं भी आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगी। एक क्या, मुझे तो लग रहा है कई शेर कह दूं कि शकील जमाली कहते हैं, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। क्या बात है। सचमुच। और कहते हैं कि नारी है शक्ति, नारी ही अभिमान, और नारी से ही रोशन है ये सारा जहान। क्या बात है, क्या बात है। और ऐसी ही हम एक नारी शक्ति को आज सलाम करने जा रहे हैं, किरण मजूमदार शॉ, जो कि उद्यमी महिला है। और उनके लिए हम कह सकते हैं ये कि हौसलों से उड़ान भरती है नारी, हर मुश्किल से लड़ती है नारी, तब जाकर आप बनते हैं किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ का जन्म 23 मार्च 1953 को बेंगलोर में हुआ था। वे एक अग्रणी भारतीय उद्यमी और बाइकॉन लिमिटेड की संस्थापक है, जिन्होंने 1978 में अपने गैरेज से 10,000 रुपए के साथ जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का व्यवसाय शुरू किया था। और ये बेंगलोर में जन्मी थी और प्रशिक्षित मास्टर ब्रूअर मजूमदार शॉ ने भारत की बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की थी, जिसका किफायती दवाओं के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। और 1978 में मजूमदार शॉ ने अपने गैरेज में बायोकॉन इंडिया की शुरुआत की और फिर उसे आज की बहुराष्ट्रीय बायोटेक कंपनी के रूप में विकसित किया। महज 2 कर्मचारियों, एक मास्टर ब्रूअर का प्रमाण पत्र, अपने पिता के आशीर्वाद से किरण मजूमदार ने खाद्य और वस्त्र निर्माताओं के लिए औद्योगिक एंजाइमों में विशेषज्ञता रखने का एक व्यवसाय शुरू किया, जो अब दुनिया भर में फैला हुआ है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये बेंगलोर में पली बड़ी थी किरण मजूमदार शॉ। बचपन से ही इन्हें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और संबंधित विज्ञानों में अपने देश के लिए योगदान पर वो गर्व भी करती थी। उनको शौक भी था इस पर बातचीत करने का। और अपने परिवार के प्रोत्साहन से किरण ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लारत विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मास्टर ब्रूअर की उपाधि प्राप्त की। और भारत लौटने पर महिला होने के कारण उन्हें कंपनी में जो है प्रबंधन के पद पर कई कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन जिसके बाद मजूमदार शॉ ने यूरोप का रुख किया। और आगे चलकर उन्होंने स्कॉटलैंड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन बायोकेमिकल्स कंपनी की स्थापना की। और वर्ष 1978 में किरण मजूमदार बायोकॉन इंडिया की प्रबंधक
निदेशक बनी, जो अब देश की अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और किरण मजूमदार शॉ के गैराज में शुरू हुए इस औद्योगिक एंजाइम व्यवसाय ने अभूतपूर्व कार्य किया था, सोनाली। और हमारे साथियों ने भी इस विषय पर कुछ कमेंट्स लिखे हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि अपनी कम उम्र महिला होने और अप्रशिक्षित व्यावसायिक मॉडल के कारण उन्हें विश्वसनीयता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने में कठिनाई हुई। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अंततः अपना पहला वित्तीय समर्थन प्राप्त किया। उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए लोगों की भर्ती में भी काफी संघर्ष करना पड़ा। भारत में जैव प्रौद्योगिकी व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उन्हें तकनीकी बदलावों का सामना करना पड़ा, जबकि उस समय भारत में बुनियादी ढांचा इतना अच्छा नहीं था। बिल्कुल सोनाली, एक बीच में थोड़ा सा अंतराल का वक्त आ चुका है। एक छोटे से अंतराल में फिर लौटते हैं। छोटा सा अंतराल और हम फिर से उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, सखी सहेली में। और एक हमारे साथी लिखते हैं, मंदाकिनी जी, किरण अक्सर अपने इंटरव्यू में बातें कहती हैं जो किसी उद्यमी के लिए स्वर्ण नियम है कि विफलता से डरो मत। वे कहती है कि असफलता केवल एक अस्थायी झटका है, अंत नहीं है। सस्ते समाधान खोजो। हमारे देश के लिए उन्होंने हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट का मॉडल अपनाया है ताकि गरीब लोगों को सस्ती दवा मिले। इम्यूनिटी विकसित करो। जैसे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, वैसे ही बिजनेस में आलोचनाओं से लड़ने के लिए मानसिक मजबूती चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से आप अगर मजबूत हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक और कमेंट लिखा है एक साथी ने कि जब उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी तो उनके पास जो इकलौता आयरिश पार्टनर था उसने भी कुछ समय बाद हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि उसे लगता था कि भारत में एक महिला के नेतृत्व वाली कंपनी कभी सफल नहीं होगी। किरण ने हार नहीं मानी और आज वही कंपनी अरबों डॉलर में काम कर रही है। बताइए, मतलब हम खुद पढ़े लिखे इतने होने के बावजूद भी औरत को कमजोर ही समझ रहे हैं कि जहाँ औरत है वहाँ क्या बिजनेस होगा। अभी क्या कहें ऐसी विचारधारा को, कहाँ पहुँच गई है नारी। बोलने की जरूरत नहीं है, बस करके दिखाना है ना? हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। और देखिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ी बिजनेस वीमन नहीं है या घर गृहस्थी वाली औरतें हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता या वे कुछ नहीं जानती। आता है। कितना उनकी बदौलत ही सारे पुरुष बाहर जाके अच्छा काम करते हैं। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, घर बनता है, आपका घर एक स्वर्ग की तरह विकसित होता है, सजा रहता है। तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपने कैरियर को त्याग कर अपने पति और बच्चों के साथ रह रही। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सब कुछ त्याग कर वो अपने घर को बनाती है कि मेरा घर अच्छा बन जाए। तो ऐसे विचार नहीं होने चाहिए कि औरत क्या कोई बिजनेस कर पाएगी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले सोनाली, लेकिन 1989 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी में उनके नवोन्मेषी प्रयासों के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और 2014 में उन्हें भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के अग्रणी विकास के मद्देनजर ओथमर स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। हम किरण मजूमदार शॉ को बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, उड़ते हुए बिल्कुल देखा है। आप नहीं उड़ सकते पर आपका मन तो उड़ सकता है। हमारा मन उड़ के कहीं भी पहुंच जाता है। है ना, हमारे जो मन में जो पंख आते हैं और जिस तरह से हम उड़ान भर लेते हैं मन आकाश में, वो कहाँ कहाँ ले जाते हैं जब महिला अपने हिस्से का काम करती है, कोई मेहनत मशक्कत अपने सुंदर संसार में पहुंच जाती है। बिल्कुल, है ना। और उसके जो ख्वाब हैं उनको वो देखना पसंद करती है कि मेरे क्या ख्वाब हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। तो मन आकाश की गहराइयों में, ऊंचाइयों में, अतल गहराई में घुमा कर हम आ जाते हैं रोज ना। और वही बात है कि हम उसमें एक छोटा सा देखते हैं कि मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी साड़ियां हैं और मैं कल वो साड़ी पहन के जाने वाली हूँ, जैसे तुम सोचती हो उस प्रोग्राम में वो साड़ी पहनूंगी। या फिर हमारी किसी सखी की साड़ी देखी, कितनी सुंदर साड़ी है कि नया डिजाइन आया है बाजार में, मैं भी लेकर आऊंगी, मेरे पास ये साड़ी नहीं है और इसमें मैं ऐसी ज्वेलरी पहनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आज हमारे श्रोताओं ने हमारा जो सेगमेंट है बातें हल्की फुल्की, इसमें लिखा है बहुत सारी। देखिए, जो साड़ी है वो हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। और साड़ी जो है सोनाली, हर वर्ग की महिला पसंद करती है। आज भी महिलाएं साड़ियों को बहुत ही प्रेम से खरीदती हैं, उन्हें सहेज कर रखती हैं, ड्राई क्लीन कराती हैं, है ना, बांध बूंद के बिल्कुल तरीके से रखती हैं अपनी साड़ियों को। पर साड़ियां जो होती ना, अक्सर हम उत्सव या समारोह में पहनते हैं ना। हाँ। कि यानी शादी में कहीं जाना है तो ये हम पक्का ये नहीं साड़ी पहन के ही जाना है, उसकी हम तैयारी करते हैं एक दिन पहले कि मैं उसे अच्छे से प्रेस करवाऊंगी, अगर खराब है तो रोल प्रेस करवाऊंगी, फिर उसमें ब्लाउज सिलवाना है, फिर ब्लाउज में एम्ब्रॉयडरी करवाना है, फिर उसमें किसी में सिल्वर ज्वेलरी जाती है तो किसी में गोल्डन ज्वेलरी जाती है, किसी में मोती के जाते हैं तो किसी में नग की ज्वेलरी जाती है। अरे
तो इस तरह से हम बहुत उसके पीछे बारीकी मेहनत लगे रहते हैं। हाँ। लेकिन सोनाली, बात यह है कि जब हम अपने माता पिताओं की बात करते हैं ना, हाँ। तब ऐसा नहीं सोचा जाता था, क्योंकि वो लोग रोज ही साड़ी पहना करती थी। ये तो प्रचलन अब बदला है कि जहाँ महिलाओं ने सलवार सूट या जीन्स कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, वरना पुराने जमाने में महिलाएं साड़ी ही पहना करती थी विवाह के बाद। तो उनके पास जो भी साड़ी होती थी वो पहन लिया करती थी। बहुत ज्यादा खरीदारी करने का प्रचलन नहीं देखा हमने। लेकिन अब जो महिलाएं हैं वो खरीदारी जी भर के करती हैं, है ना? हमारे एक सखी ने लिखा है कि आज मनपसंद बात आ गई है सखियों, हाय साड़ियाँ, आहा, हमें तो बेहद पसंद है साड़ी। हमारी संस्कृति परंपरा को दर्शाती है और हमारी अपनी राजपूती पोशाक वो भी बहुत पसंद है। सूट भी पहनते हैं पर बहुत कम पहनते हैं। साड़ी हमारी पहली पसंद है। दिल की बात कहें तो हमारी हर एक सखी साड़ी में जितनी खूबसूरत लगती है उतना किसी परिधान में नहीं लगती। अपनी सुविधा अनुसार चयन करे, हर परिधान का जरूरत के हिसाब से हो तो अच्छा। लेकिन कुछ महिलाओं को देखा है हर समय गाउन सूट में ही रहती है और साड़ियों से अलमारी भरी मिलेगी। पहने ना पहने खरीदारी भी खूब होती, लेकिन गलत है। अगर पहनना ही नहीं है तो अपने पैसों की बचत कीजिए, जितनी पहन सके उतनी ही लेना चाहिए। फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए। लेकिन सखियों, हम तो बहुत शौकीन है, साड़ी प्रिय है, जितनी है सभी पहन लेते हैं। बदल बदल कर हर धार्मिक कार्य हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, हम साड़ियाँ पहनते हैं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा, पहनना ही है। और एक लिखती है कि अगर आपकी अलमारी साड़ियों से भर गई है और आप उन्हें नहीं पहन पा रही तो तरीके अपनाएं। रेडी टू वेयर अपनी पुरानी साड़ियों को प्रीस्टिज साड़ियों में बदलवा लें। जिप लगाइए, 1 मिनट में तैयार हो जाएगी। फ्यूजन लुक के लिए साड़ी को भारी ब्लाउज के बजाय शर्ट, क्रॉप टॉप या जैकेट के साथ कर लें, स्टाइलिश लगेगी। रिसाइकिल कर लें, जो साड़ियां आप बिल्कुल नहीं पहनती उनके अनारकली सूट बनवा ले, लहंगा सुंदर पर्दे ही बनवा लें। और यही कर रही है आजकल महिलाएं, यही कर रही है कि साड़ी नहीं पहननी, पर्दे बनवा लेते हैं, सूट बनवा लेते हैं, लहंगा बनवा लेते हैं। और गिफ्टिंग में अपने मुंह में या मीठू बनने के बजाय अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार को साड़ी गिफ्ट कर दें। उनकी खुशी देखकर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक कड़वा सच ये है कि साड़ियां अलमारी में रखे रखे खराब हो जाती है, खासकर जरी वाली। बिल्कुल सही कहा, उन्हें समय समय पर धूप दिखाना और तह बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। एक हमारी सखी ने लिखा है, वाह ये तो मेरा टॉपिक है। अच्छा। पर मैं तो साड़ियाँ खरीदती ही नहीं, मैं साल में सिर्फ 2 बार ही साड़ी खरीदती हूँ। एक बार सरस्वती पूजा में और दूसरी टीचर्स डे में, और यही 2 दिन मैं साड़ी पहनती हूँ। हाँ, कभी कभार घर की शादी में भी साड़ी पहनती हूँ, पर साल में जो 2 बार साड़ी खरीदती हूँ वो फिर रखा ही रह जाता है। क्योंकि हम लोग में एक बीमारी है कि अगर पार्टी में एक साड़ी पहन ली तो दूसरी नहीं पहन सकते। बिल्कुल सही, पोल खोल दी महिलाओं की। नहीं, आजकल ये हो गया है सोनाली कि आपने एक ड्रेस को 2 बार को ही कम उसमें टाइम में पहन लिया तो आपको तो कॉम्प्लेक्स आता ही है। दूसरी महिलाएं भी आपको देखने लग जाती है, वही सूट पहनती है, ये वही पहन के आ गई है, फिर इतना पैसा कमाती है, इनके पास क्या ढंग की साड़ी नहीं है। उसके लिए भी स्किल है ना, मिक्स एंड मैच करना है। कभी पैजामा दूसरा पहन लिया, या फिर कभी उसके दुपट्टा बदल लिया, कभी उसको जैकेट के साथ में पहन लिया। आप उसको अपने तरह से वेयर कर सकती हैं कि उसमें तरह तरह की क्या आप एम्ब्रॉयडरी करवा सकती हैं, कुछ ज्वेलरीज बदल सकती हैं, ब्लाउज बदल सकती हैं। एक श्रोता लिखती है कि आजकल की लड़कियां महिलाएं बेहद स्मार्ट हो गई हैं, साड़ियां पहन भी रही हैं और अच्छे से संभाल भी रही हैं। जो कभी साड़ी देखकर नाक भौं सिकोड़ती थी वो भी अब अच्छे से पहनती हैं और ग्लैमरस लुक के साथ सुरुचिपूर्ण पहनावा है, क्योंकि अब साड़ियां रेडीमेड साड़ियां भी आने लगी हैं, झट से फटाफट तैयार हो जाए। एक हमारे सखी ने लिखा है, मुझे तो साड़ियाँ बेहद पसंद है, मैं खरीदती भी हूँ और पहनती भी हूँ। और कुछ यादगार साड़ियाँ हैं जो बेहद पुरानी भी हो गई है तो भी मैं उन्हें बेहद हिफाजत से रखती हूँ। और बहुत सारी साड़ियाँ जो मैं नहीं पहनती लेकिन दूसरा कोई उसे पसंद किया तो मैं उसे गिफ्ट में दे देती हूँ। जब वो पहन लेती है तो मुझे बेहद खुशी होती है। चलिए, तो हम भी आपसे मिलने आते हैं और तारीफ करते हैं ताकि हमें भी वो साड़ियाँ गिफ्ट में मिल जाए। और एक श्रोता लिखती है कि आज तो मनपसंद बात है, हाय साड़ियाँ, आहा हा, हमें तो बेहद पसंद है साड़ियाँ हमारी। और ये शायद आपने पढ़ दिया था जी। एक श्रोता लिखती हैं कि साड़ी बहुत ही हमारे देश का मुख्य परिधान है, देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह से पहनी जाती है। पहले शादी ब्याह में साड़ी का प्रचलन था, पर देश विदेश में घूमने के कारण साड़ी के खरीदने पहनने में कमी आ गई है और विदेशी परिधान सलवार कुर्ता लहंगा आदि के चलते साड़ी के पहनने में कमी हो गई है। साड़ी का मोह हालांकि खत्म नहीं हुआ, शुभ कार्यों में आज भी साड़ी ही इस्तेमाल होती है। कहीं घूमने जाने पर 1-2 साड़ी खरीद ली जाती है, पर कई बार कामकाजी महिला इनको पहनने में देर लगाती है और संभल न पाने के कारण जीन्स या सूट पहन लेती है और घर में साड़ी रखी रह जाती है। ढेर इतना लगा रहता है और मोह भी इतना होता है कि किसी को देने का मन भी नहीं होता है और नया खरीदते जाती है। एक हमारे साथी ने लिखा है, जहाँ तक साड़ी
के कम चलन का सवाल है, वर्त में थोड़ा कम ही हुआ है, वो सिर्फ कामकाजी महिलाओं में। कामकाजी महिलाओं के पास समय की कमी होती है, सो अन्य वस्त्र पहनने लग गए, जैसे लेगिंग्स, सलवार सूट, जीन्स, शर्ट। साड़ी पहनना भी एक कला है, उल्टे पन्ने की, सीधे पन्ने की, और मराठी, गुजराती, राजस्थानी कई स्टाइल में साड़ी बांधी जाती है। इसके लिए साड़ी पहनना है, बांधना आना चाहिए। कई महिलाओं की जिनकी शादी या कोई फंक्शन आता है तो साड़ी पहनना सीखने लग जाती है, क्योंकि शादी और अन्य मांगलिक अवसरों पर ही साड़ी पहनी जाती है। साड़ी में महिलाएं सुंदर नजर आती हैं। हाँ, आंखें बंद करके अपनी माँ की छवि देखिए तो वो आपको हमेशा साड़ी में ही नजर आएगी। साड़ी साड़ी ना होकर एक संस्कार, एक संस्कृति, एक सभ्यता है। बिल्कुल सही कहा। वही मैंने कहा ना कि हम अपनी माओ को देखते हैं तो वो हमेशा साड़ी ही पहना करती थी। सूट के प्रचलन काफी लेट आए। या फिर हम अपने भगवान जो श्रद्धे हैं, आंख मूंद करके तो वो भी हमारे आंखों में साड़ी पहने हुई आती है ना। हमारी जो देवी माँ की प्रतिमाएं हैं उन सब में वो साड़ी ही पहन के आती हैं। और वही एक श्रोता का लिखना है कि बात तो पते की है कि साड़ियां खरीदते हैं मगर पहनते नहीं। साड़ी केवल परिधान नहीं है बल्कि भावना और व्यक्तित्व का एक माध्यम है। अक्सर पसंदीदा सिल्क, शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ियां सौंदर्य बढ़ाने के लिए खरीदी तो जाती हैं, लेकिन सही अवसर या स्टाइलिंग के अभाव में आप पहन नहीं पाते हैं। इन्हें ट्रेंडी तरीके से जैसे वार्म जैकेट के साथ लेयरिंग करके सर्दियों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। साड़ियों का इस्तेमाल न करने से जो कारण है वो है कि हम एक तो उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, यानी भारी या पारंपरिक साड़ियां केवल विशेष समारोह में पहने रखेंगे, उसके लिए हम सुरक्षित रख लेते हैं। स्टाइलिंग और आराम, कहीं मैचिंग सही नहीं मिलती ब्लाउज की तो साड़ी को संभालने में कठिनाई होती है। और महंगी साड़ियों के खराब होने का, पुरानी हो जाने का डर। तो पहनेंगे तो सही, पुरानी तो वो वैसी ही होने वाली है। आपने उसको अलमीरा में रख भी दिया तो वो पुरानी ही कहेगी ना। पहनिए उसको, डर मत रखिए। और आगे लिखते हैं कि साड़ियों को पहनने के लिए सुझाव देता हूं कि भारी या सिल्क साड़ियों को सर्दियों में स्वेटर, कोट या स्टाइलिश जैकेट के साथ स्टाइलिश किया जा सकता है, जो एक आधुनिक लुक देता है। ब्लैंड और मिक्स मैच, सिंपल या फैंसी साड़ियों के साथ ट्रेंडी या रेडीमेड ब्लाउज का उपयोग करें, जिससे वे पहनने में आसान हो जाती हैं। डेली वेयर की साड़ियां सिल्क या कॉटन है, इनको रखें। और यदि साड़ी पहनी न जा सके तो उसे स्टाइलिश लहंगे, कुर्ते या सूट में तब्दील कराया जा सकता है। मुझे लगता है इनके पास साड़ियों की दुकान है। बहुत सारी, 2-3 अलमारी तो भरी हुई है शायद। मुझे ऐसा लगता है गाना सुन लेना चाहिए। चलिए सुनते हैं गाना, क्योंकि बहुत ज्यादा साड़ियां हमने पहन ली लगता है। एक गाना सुनते हैं कि साड़ी पहनकर एक स्त्री मन क्या कहता होगा। तो सोनाली, अब वक्त आ गया है अपनी तारीफ खुद करने का। एक हमारे श्रोता ने साड़ियों पर बहुत अच्छा कमेंट लिख कर भेजा है। क्या? ये कहते हैं कि साड़ियां खरीदते हैं पर पहनते नहीं। ये हो रहा है भाई, कल हमारे पास हमारी श्रीमती जी कह रही थी कि हमारे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है। तब मैंने उनको एक साड़ी ला कर दी, तो हाथ में ली और आश्चर्य से बोली, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, कहाँ से लाए? तो मैंने कहा आपकी वार्डरोब से ही निकाल कर। कहने का उनको याद ही नहीं है कि मेरे पास ये साड़ी रखी है। और कहने का मतलब ये है कि पूरी अलमारी भरी पड़ी हुई है, पर पहनने लायक कोई साड़ियां है नहीं। हर बार हमें लगता है हमारे पास तो कपड़ा है ही नहीं ढंग का, क्या पहन के जाएं, क्योंकि ये तो हमने उसके घर पहन लिया था, वो हमने उसके घर पहन लिया था, ये तो हमारी ड्रेस सबने देख लिया। अब बार बार पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये ओल्ड फैशन की हो गई है और न जाने कितने बहाने हम लगा देते हैं। चलिए, तो अब क्या करने वाली हैं आप? भाई, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। भाई, हमारे एक श्रोता ने तो लिख दिया कि हमने इतनी सी बात कही कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ये भी अपनी ही तारीफ कर रहा है। यानी हमने अपने मुंह मियां मिट्टू वाली कहावत कितने ध्यान से सुना उन्होंने। हाँ। और अपनी गलती की ओर इंगित किया कि भाई ये आप जो बोल रहे हैं वो भी अपनी तारीफ ही है ना? वो तो भी ठीक है, अपनी तारीफ हम करते हैं, कई बार अपनी योग्यता का गुणगान कर देते हैं। तो इस तरह की आदत जो होती है तो उसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। पर कई बार क्या होता है, हमारा अपने बारे में बताने का जो इंटेंशन होता है ना, वो सोनाली ये नहीं होता कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं या डींगे मार रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि सामने वाले को, तो आप अपनी बात कह देते हैं कि भाई मैंने ये कर रखा है, मैंने ये किया है, मैं ये करता हूँ या करती हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये आता है। एक जनरल बात भी होती है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू, ऐसा होते रहना कुछ लोगों के स्वभाव में शामिल होने के कारण ये एक लोकप्रिय सार्वजनिक मुहावरा है। दरअसल वे ये नहीं जानते कि अपनी तारीफ में स्वयं से ही हो रहे तारीफ स्वयं की ही तौहीन भी करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये तो मेरी वाहवाही और बदले में सामने वाला उनके उपहास मन ही मन लगाने लगते हैं और उनकी पहचान कर रहा है कि ऐसे माहौल में आप मुंह मियां
मिट्ठू कहा जाता है, जबकि आनंद तो तब है कि जब अपने दूसरा तारीफ सामने वाले के मुख से सुने, ना कि अपने मुंह से कहें। जैसे कि एक ही हथेली की उंगलियों में विषमता देखी जाती है, वैसे इस सृष्टि में भी वैषम्यता के चलते ही ऐसे लोग भी मिल जाया करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हाँ। लेकिन मैंने वही अभी जो कहा कि कई बार कुछ लोग तो खाली अपनी ही तारीफ करते हैं, हाँ। दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, वो यानी गलत उनकी है। इन आदत ही होती है कि वो हाँ। किसी भी महफिल में गए अपनी कि बात। बस हमारा तो ऐसे ही काम है, हाँ। हम तो ऐसे ही हैं, उनका यानी वो बस बुरा लगता है। हाँ, लेकिन तो अगर ये आपने स्वाभाविक रूप से अपनी बात कही है तो उसको इस उसमें नहीं लाया जा सकता। अब सामने वाला व्यक्ति किस विचारों का है, किन विचारों का है, वो सिर्फ आपका उपहास करना चाहता है तो वो एक अलग बात है ना। अब एक श्रोता लिखते हैं मिट्ठू यानी तोता, जैसे तोता अपनी रटी बातें दोहराता है, वैसे ही जब इंसान अपनी ही बड़ाई की रट लगा लेता है तो उसे मिट्ठू की उपमा दी जाती है। ये बात सही हुई कि आप सिर्फ अपनी बढ़ाई करेंगे तो फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कहते हैं। और ये जो है ना नकारात्मक व्यवहार भी माना जाता है ना मंदाकिनी जी, कि अपनी खुद के मुंह से सिर्फ अपनी ही तारीफ करना, अपनी ही प्रशंसा करना। और ये सज्जन पुरुष कभी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारी तारीफ करें, ना कि हम खुद की तारीफ करें और अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। और इस मुहावरे का उपयोग बड़बोले लोग या डींगे मारने वालों के लिए ज्यादातर किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग बड़बोले होते हैं और कह दे जाते हैं और हम वहां जरूर हम उनका उपहास उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि उपहास उड़ाने लगते हैं और या उनको एक हास्य के रूप में लेना पसंद करते हैं कि भाई ये व्यक्ति आया है तो सिर्फ अपनी बढ़ाई करने शुरू कर देगा। वही एक हमारी सखी लिखती है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू एक प्रचलित हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी बढ़ाई खुद करना। ये कहावत उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो दूसरों से अपनी तारीफ सुनने के बजाय अपनी ही उपलब्धियों का बखान खुद ही कर देते हैं। अक्सर इसे नकारात्मक रूप में देखा भी जाता है और इसमें अहंकार भी झलकता है, जिससे मतलब है कि आपको अपनी प्रशंसा खुद करना शोभा नहीं देता। एक हमारे साथी लिखते हैं आधुनिक मियां मिट्ठू। आजकल के दौर में ये मुहावरा डिजिटल हो गया है। हर छोटी उपलब्धि पर सेल्फी डालना, अपनी लाइफ को असलियत से कहीं ज्यादा परफेक्ट दिखाना। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लगभग हर कोई डिजिटल मियां मिट्ठू बना हुआ है। पर ये इसके सिक्के के दो पहलू है ना, पर कि अगर हम अपनी बातें बताएंगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं। हाँ, एकदम छोटी छोटी बात को डालना वो भी गलत है। अब देखो हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे ना। हाँ। हमारी एक श्रोता हमारी सखी तारीफ कर रही, इसको तो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं कहेंगे ना। हमारी एक सखी कह रही है कि हमारी सखी सोनाली जी, मंदाकिनी जी साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, उन पर जचती भी है साड़ी। तो इस बात से हमारी सभी श्रोता बहनें सहमत भी होंगी। ये तो उन्होंने तारीफ की है ना हमारी, तो तारीफ के लिए शुक्रिया। और इनका बड़प्पन है कि ये खुद की तारीफ ना करके दूसरों की तारीफ कर रही है। शुक्रिया। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। डरता है ज़माने की निगाह